हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पर। यानी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर नंबर 11 है, जिसे आप शॉर्ट में एफएमबीडीए कहते हैं, उस सिलेबस के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस चैप्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस चैप्टर को सेकंड प्रेफरेंस देनी चाहिए और किस ऑर्डर में आपको लास्ट वाला एग्जाम से पहले का रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि आप बेस्ट मार्क्स उस पेपर में अचीव कर पाएंगे। ठीक है, पेपर नंबर 11 एबीसी एनालिसिस करेंगे। एबीसी एनालिसिस यानी हम उस सिलेबस को ए, बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। ए कैटेगरी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आप उस ए कैटेगरी में जो भी हमने चैप्टर्स रखे हैं, आप उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब क्या सर ये हुआ कि हम बी और सी कैटेगरी के चैप्टर को छोड़ सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा। बी कैटेगरी का मतलब होगा कि वो भी बी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ कैटेगरी ए कम इंपॉर्टेंट है। यानी बी कैटेगरी में ऐसे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जिसमें किसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ जाता है, किसी अटेम्प्ट में छूट जाता है, किसी अटेम्प्ट में आ जाता है, किसी अटेम्प्ट में छूट जाता है। सी कैटेगरी जो कम इंपॉर्टेंट है, यानी एक बार को देखिए, लास्ट रिवीजन करते समय आपको पता है कि टाइम बहुत कम अवेलेबल होता है। अगर उस लास्ट रिवीजन में अगर आपके सी कैटेगरी के टॉपिक छूट भी गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से तो वो क्लासेस देखी ही थी, फर्स्ट रिवीजन तो आपने उसका कर ही रखा है। लास्ट टाइम पर अगर आप नहीं भी देख पाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एबीसी एनालिसिस। ये देखिए, पेपर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एबीसी एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बीडीए वाला पोर्शन है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, आपने देखा होगा कि इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हैं और ये पोर्शन आपके एग्जाम में 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। 20 मार्क्स, तो देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आप सोचो, कम लेक्चर है, कंटेंट कम है और 20 मार्क्स तो आपके यहां से कवर हो जाते हैं। तो ये तो आपने करना ही है, इसमें किसी ऑर्डर की बात मैंने नहीं की है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो हम बात करेंगे एफएम वाले पोर्शन पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पोर्शन पर। यानी वो जो 80 मार्क्स का कंटेंट है उसमें आपने किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये बीडीए तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एफएम वाले पोर्शन में किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो देखते हैं। ये देखिएगा, पेपर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए एबीसी एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ए कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यानी आपने इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं उसमें भी कौन सा ऑर्डर आपने फॉलो करना है, किस चैप्टर को इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, इस ऑर्डर में आपने रिवीजन करना है। यानी सबसे पहले आप देखेंगे कैपिटल बजटिंग। अगर आपने कैपिटल बजटिंग कर लिया ना तो आप समझो 14 टू 15 मार्क्स का काम हो गया आपका। उसके बाद आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी 14 मार्क्स का अप्रोक्स आपका काम हो गया। अब आप देखना, दो ही चैप्टर और मिनिमम भी बात करें तो 28 मार्क्स के, सोचो कितने इंपॉर्टेंट है। 28 आउट ऑफ 100 नहीं, 28 आउट ऑफ 80, क्योंकि 20 मार्क्स का तो बीडीए अलग है, वो तो सारा इंपॉर्टेंट है ही। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बाद आप जाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, उससे नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। सर आपकी बुक में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट अलग अलग चैप्टर हैं,
यहां पर आपने एक साथ कैसे लिख दिए बेटा? ये एक साथ इसलिए लिखे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं आया तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से आएगा। यानी इन दोनों कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन बनता है लगभग 7 मार्क्स का, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है। यानी आप ये मानकर चलें कि ये दो नहीं है, एक ही चैप्टर है, ये आपको करना ही है, कैश फ्लो भी फंड्स फ्लो भी। और अगर आपने कैश फ्लो कर लिया ना, पढ़ तो रखा है आपने, रिवीजन ही तो कर रहे हैं, अगर आपने कर लिया तो आपको पता होगा कि फंड्स फ्लो तो सर बहुत ईजी है फिर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर, और लास्ट में ए कैटेगरी के लास्ट में कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हमने ट्रेंड एनालिसिस की कंप्यूट करना भी सीखा था। अगर आप ये सारी ए कैटेगरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मानकर चलिए 60 मार्क्स अप्रोक्सली आपके अचीव हो जाएंगे। 60 मार्क्स, अगर कम भी बात करें तो आप मानकर चलो 55 टू 60, ये ज्यादा ठीक कैटेगरी होगी आउट ऑफ 80। ठीक है, ए कैटेगरी आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है, और ये जो ऑर्डर मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है इसे फॉलो करते हुए अपना लास्ट रिवीजन करना है। बी कैटेगरी में हम बात करें लीवरेजेस, जो हमने ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज निकालने सीखे थे, और उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कभी एग्जाम में आ जाता है, एक एग्जाम में आ गया, एक में छूट गया, एक में आ गया, एक में छूट गया, इस तरह से ये कैटेगरी बना रखी है। सी कैटेगरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क एंड रिटर्न, ये ऑर्डर आपका एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बनता है। आप अगर ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, मैं कहता हूं एग्जेम्पशन तो मिनिमम आपकी आ जाएगी, अगर आपने पूरा इस ऑर्डर में 100% टाइम लगाते हुए अपना रिवीजन किया है तो। सर इसमें एमसीक्यू भी तो आते हैं। हाँ बच्चे, 30 मार्क्स के आपके इस पेपर के अंदर एमसीक्यू होंगे। 30 मार्क्स 80 में से नहीं, 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, और इस 30 मार्क्स में भी लगभग 12 टू 15 मार्क्स प्रैक्टिकल पोर्शन के होंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन से मेरा मतलब क्या है? यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है, बताओ 2 नंबर में आपसे ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए पूछ लिया, आप समझो 2 मार्क्स में ऑपरेटिंग लीवरेज पूछ लिया, या फाइनेंशियल लीवरेज पूछ लिया, या फ्यूचर वैल्यू पूछ ली, या प्रेजेंट वैल्यू पूछ ली, तो वो सब यहां पर कवर हो जाता है। ठीक है सर, थ्योरी नहीं आएगी? थ्योरी भी आती है। अब थ्योरी बहुत वाइड है, अब बहुत वाइड थ्योरी के लिए आपको पढ़ना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, तो इसलिए प्रैक्टिकल पोर्शन पर जितना ज्यादा आप फोकस करोगे उतना थ्योरी से बच सकते हो, क्योंकि पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का थोड़ी ना आता है, पेपर तो 100 से ज्यादा मार्क्स का होता है, वो तो आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो उसमें आप थ्योरी को स्किप करने का ऑप्शन रख सकते हैं। ये बात ठीक है। सर ये तो आपने एबीसी एनालिसिस एग्जाम में जाने से पहले वाले रिवीजन की बात की, लेकिन हमें फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है? अभी हमारा जस्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हम अभी फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, ये रिवीजन कैसे करें? बेटा फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको वही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए जो ऑर्डर आपको क्लास करने के लिए बताया गया था, और उसका भी रीजन है। सोचो जरा, यहां पर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सी कैटेगरी में डाल दिया, अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पहले नहीं उठाया तो कैपिटल बजटिंग कैसे समझ आने वाली है? कैपिटल बजटिंग तो सारी ही टाइम वैल्यू पर बेस्ड है, बात समझ आ रही है कि नहीं? टाइम वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कैपिटल बजटिंग तो है ही टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सब कुछ, तो इसलिए आपका फर्स्ट रिवीजन सेम उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में आपने क्लासेस को कंप्लीट किया है। सर जो भी क्वेश्चंस आपने कराए हैं, या जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, चाहे वो आपने क्लास में कराए हो या आपने होमवर्क में दिए हो, क्या वो सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, या उसमें हम कुछ क्वेश्चन छोड़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, आप कुछ क्वेश्चन को करके ही पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। सर वो कुछ क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होंगे? बेटा ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा, वो इसलिए डिफर करेगा क्योंकि हर स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल इक्वल लेवल की होगी,
ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का किसी कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस हो, ज्यादा कमांड हो, तो दूसरे स्टूडेंट की किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पर हो। तो आप समझो, सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? कौन से क्वेश्चन उठाने हैं और कौन से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, वो हर स्टूडेंट के लिए डिफर करेगा। तो आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको फर्स्ट रिवीजन से पता चलेगा। आप कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, आप कौन से क्वेश्चन में बीच में अटक जाते हैं, तो वो रिवीजन आपने कौन से क्वेश्चन का करना है और कौन से का नहीं करना है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, जो आपको YouTube पर अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर, जिसकी हेडिंग होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक। वो आप वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। वो लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपको यही समझाया है मैंने कि आपने रिवीजन कैसे करना है, कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में कैसे आप अपने सिलेबस को 100% रिवाइज कर सकते हैं। सर लेकिन वो तो आप कह रहे हैं हाउ टू रिवाइज नहीं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक है। बेटे जो रैंक लेकर आते हैं और जो रैंक नहीं लेकर आते हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट के पास टाइम तो लिमिटेड ही है, इक्वल टाइम ही तो है। तो रैंक लाने वाला उसी लिमिटेड टाइम के अंदर क्या पढ़ता होगा, वही तो समझाया मैंने उस वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा। ये ऑर्डर आप फॉलो करेंगे, आप बेस्ट मार्क्स अचीव कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।